आपका घर है या आपका ऑफिस है या एक्चुअल में थोड़ा सा बिल्डिंग के बारे में बताइए। और इंडिया में नंबर 1 है। अगर इंडिया की यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में हम जाएं क्यूएस रैंकिंग के हिसाब से तो भी हम नंबर 1 हैं। अगले साल तक आपको ये कई सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ नजर आएंगी। इस देश से लगाव करना सिखाते नहीं है, जो अपने आप सीख जाए वो सीख जाए। मतलब यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हर कॉलेज में और यहाँ पर इंक्यूबेटर चले और हर एक में 10-10, 15-15 स्टूडेंट्स हमारे काम करें। तो उससे क्या है, वो जो फाउंडर जो चलाना आ रहे हैं उनको एक अच्छे बच्चे मिलेंगे और हम पे करेंगे वो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीयू बडी। आज हम जो आप सब लोग देखते हैं कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइट बिल्डिंग, आज उसके अंदर हमें आने का मौका मिला टू मीट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी मिस्टर योगेश सिंह। एंड आज सर के साथ हम लोग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम अंदर आ पाए। आपसे आज हम कुछ बातें करने वाले हैं ड्यू से। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। ओके सर, ग्रेट। और मतलब मैं 6 साल से ये मौका लाइफ में, मतलब किसी को मिलता है कि जहाँ आप 6 साल से बाहर से निकल रहे हो देख के वहाँ अंदर जाने का मौका मिला। सो वंस अगेन वेरी थैंक्स फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। सर एक बार थोड़ा सा मतलब फॉर ऑल ऑफ अस कि ये बिल्डिंग जो है, थोड़ा सा यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि आपका घर है या आपका ऑफिस है या एक्चुअल में थोड़ा सा बिल्डिंग के बारे में बताइए प्लीज़। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है और ऐसी बिल्डिंग है जिसने भारत का इतिहास बनते भी देखा है और बिगड़ते भी देखा है। जी सर। ये जब कैपिटल शिफ्ट होके आई ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैलकाटा से 1911 में दिल्ली आई, तो उन्होंने इस जगह को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से ब्रिटिश राज चलेगा। और यहाँ से ब्रिटिश राज चला भी 1931 तक करीब चला। जब राष्ट्रपति भवन तैयार हो गया, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं, पहले वो वायसराय हाउस होता था, तो वहाँ पर शिफ्ट हुए। तो 6 वायसराय यहाँ रहे। इसी बीच आप देखो 1911 से 1931 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तो यहाँ स्ट्रेटजीज भी बनी होंगी। और जब ब्रिटिश राज चलता था उस समय तो अपने पूरे उत्कर्ष पे था ब्रिटिश राज। और यहाँ से फ्रीडम मूवमेंट के बहुत सारी घटनाएं हैं जो यहाँ जुड़ी हुई हैं। यहाँ गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी कई बार आए और भी बहुत सारे लोग ने इस बिल्डिंग में आते रहे। और 31 के बाद जब वायसराय हाउस या राष्ट्रपति भवन में चले गए तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये जगह मिली। और तब से वाइस चांसलर का ऑफिस है, रेजिडेंस नहीं है। रेजिडेंस यहाँ से कोई करीब आधा किलोमीटर दूर है। ओके। तो यहाँ मेन ऑफिसेज जो हैं यूनिवर्सिटी के वो यहाँ हैं। वाइस चांसलर का ऑफिस है, प्रो वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार, डीन ऑफ कॉलेजेस, डायरेक्टर साउथ कैंपस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज इसके अंदर हैं। सो मेनली इट्स द ऑफिस ऑफ वाइस चांसलर, जहाँ से पूरी यूनिवर्सिटी रन होती है। पूरी यूनिवर्सिटी रन होती है। ओके सर, पर्सनली आई हैव सीन यू मैनी टाइम्स। आप कई बार यू केम टू उद्मोदय ऑल्सो एंड इन अदर इवेंट्स और स्पेशली योर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, जो आई थिंक यू लॉन्च रिसेंटली। वहाँ भी मैंने आपकी काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं। सो इट लुक्स लाइक मीन्स वहाँ से जो हमें महसूस होता है कि यू हैव अ गुड विजन फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर अपकमिंग नेक्स्ट द टेन्योर विच यू आर इन द DU. So can you little bit tell to the students and me that for the next upcoming 2 to 3 years, what's your vision for DU? दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले ही एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है अपने देश का। और ग्लोबली अगर हम रैंकिंग में बात करें तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हमारी पोजीशन 328 है इस समय। और उसी के जो सब पैरामीटर्स हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट आउटकम का एक सब पैरामीटर होता है, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी 30th है वर्ल्ड वाइड और इंडिया में नंबर 1 है। अगर इंडिया की यूनिवर्सिटी कैटेगरीज में हम जाएं QS रैंकिंग के हिसाब से तो भी हम नंबर 1 हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले से ही बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एक और बात है, देखिए ये यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी फॉर मासेस है। ये यूनिवर्सिटी फॉर क्लासेस नहीं है कि 2-4 हज़ार बच्चों का एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ से न जाने कितने बच्चों का भविष्य बना और उन लोगों ने इस देश के लिए काम किया। चाहे स्वाधीनता का आंदोलन चला तो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत योगदान है उसके अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो भी बहुत योगदान था। आज 103 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है ये। और जहाँ तक भविष्य की बात है, भविष्य तो इसका बहुत अच्छा है क्योंकि हम एक तो दिल्ली शहर के अंदर हैं। दिल्ली शहर अपने आप में एक बहुत अच्छा, अनूठा, प्यारा सा शहर है। और दूसरा क्या है कि केवल ये पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है दिल्ली देश की, ये कल्चरल कैपिटल भी है देश की। तो ऐसे में इसको इंटेलेक्ट देना, इंटेलेक्चुअल इनपुट्स देना हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके 91 कॉलेजेस करते ही रहते हैं। हमारा जो एक संकल्प है वो ये है कि हम पहले 100 में आए विश्व के अंदर। अभी भारत की कोई यूनिवर्सिटी पहले 100 में आती नहीं है। तो हमारा टारगेट है कि हम लोग मेहनत करें और अगले 10-15 सालों में, नहीं तो 10 सालों के अंदर हम पहले 100 में आएँ, ऐसा हमारा मानना है। और पिछले 4-5 साल से हमने बहुत तेज़ी से इसमें काम किया। हम 521 की रैंकिंग पोजीशन से 328 पहुँचे हैं, पर आगे
नेचुरल है कि और मुश्किल है ये, अब उतना इंक्रीमेंटल जंप, अब जंप ऐसे क्वांटम जंप नहीं होगा, इंक्रीमेंटल होगा। लेकिन इतने ब्राइट स्टूडेंट्स पूरे देश से हमारे यहाँ आते हैं, तो जब इतने अच्छे स्टूडेंट्स हमारे पास हैं और वो इतना अच्छा ज़िंदगी में करेंगे तो यूनिवर्सिटी तो अच्छा करेगी। और क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स से ही जानी जाती है, उनकी परफॉर्मेंस हमारी परफॉर्मेंस है, उनकी सक्सेस हमारी सक्सेस है, उनके अचीवमेंट्स हमारे अचीवमेंट्स हैं। So sir, means basically what I'll say that let's Google is an organization or there are many organizations. जी। So there is a lot of work always if we sit on the table to do. क्योंकि आज आप बैठेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉब्लम है, स्किल्स भी प्रॉब्लम है, और मतलब आप एज ए वाइस चांसलर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी यहाँ पे जब हम चेयर पे बैठते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रायोरिटी मीन्स हर एक प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकती, या होगी तो जाके वी कैन पार्क सम प्रॉब्लम्स फॉर द लेटर पार्ट ऑफ द टाइम। तो कुछ मेन प्रायोरिटी जो आपको मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। मैं इसको प्रॉब्लम तो देखता ही नहीं, मुझे लगता है मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है ये कि मुझे इस एरिया में भी काम करने का मौका है, इसमें भी है, इसमें भी है। मैं एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉकिज्म बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। 5,000 से ज़्यादा टीचर्स ऐसे थे, 5 भी नहीं 6,000 टीचर्स ऐसे हैं जो एडहॉक पे काम करते थे, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, और रेगुलर रिक्रूटमेंट हो नहीं पाती थी। हर वाइस चांसलर ने कोशिश करी, थोड़े किए तो फिर कोई कंट्रोवर्सी हुई, रुक गए, या कोई और कारण रहा, रुक गए। अभी हमने पिछले 3.5 साल में काफ़ी इस पर एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट लगाया, तो मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि 5,000 हमने टीचर्स रिक्रूट किए हैं और एडहॉकिज्म थे दिल्ली यूनिवर्सिटी को मुक्त किया ना। अब हमारे पास कुछ एडहॉक का मामला नहीं है। दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब हम कहते हैं 103 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्जिस्टिंग है वो रेनोवेशन मांगता है, और जो रिक्वायरमेंट है 21st सेंचुरी की, वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो हमने दोनों एरिया में काम किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत सहयोग है इसके लिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री का भी बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा, और शिक्षा मंत्री का भी, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को करीब करीब, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि करीब 1600 करोड़ से ऊपर रुपया हमें मिला है। आप बिल्डिंग्स देख रहे होंगे, बहुत सारी बिल्डिंग्स आजकल बन रही हैं। एक यहाँ पर सामने कंप्यूटर सेंटर की बड़ी बिल्डिंग आ रही है। अगले साल तक आपको ये कई सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ नज़र आएंगी। अभी क्योंकि वो फाउंडेशन से ऊपर आनी शुरू हुई हैं, और अगले साल तक काफ़ी सारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी को, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को चाहिए। अगर हम कहते हैं हमारे पास बेस्ट माइंड है, तो बेस्ट फैसिलिटीज़ भी देना हमारा काम है। तो दूसरा एरिया ये है जिस पे कि हम लोग काम कर रहे हैं। और तीसरा है कि देखिए, ये देश जब आज़ाद हुआ हम 36 करोड़ थे, पाकिस्तान बांग्लादेश को मिला के। ओके। और आज हम 136 करोड़ से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान बांग्लादेश को हटा के। या तो इतना जब स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ तो क्रिएट करनी चाहिए हमको जी। तो इसलिए एक्सपेंशन की भी ज़रूरत रहती है। तो हम 2 नए कॉलेजेस ला रहे हैं। 25 साल के बाद करीब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऐड होंगे। एक वीर सावरकर के नाम से नजफगढ़ में, और एक हम वहाँ पर वज़ीराबाद के नहीं, वज़ीराबाद नहीं, उसको एग्जैक्ट जगह का नाम ये बेसिकली फरीदाबाद और दिल्ली से लगता हुआ जो एरिया है, ओखला से थोड़ा सा आगे, तो वहाँ से गांव ने हमें ज़मीन दी है, तो वहाँ पर एक नया कॉलेज लेकर आ रहे हैं। एक हम ईस्ट दिल्ली के अंदर, हमारे पास कोई 20-22 एकड़ लैंड पड़ी थी, वहाँ में एक ईस्ट कैंपस बना रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। ओके। और आपको ध्यान होगा द्वारका में एक यशोभूमि बनी है अभी, और सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है द्वारका का। और यशोभूमि वो बहुत ही प्राइम जगह है, वो हमारे पास बहुत साल से पड़ी थी। 3-4 एकड़ लैंड है, वहाँ पर हमें एक बहुत 2-3 बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ पे, वो वेस्ट कैंपस बोलने वाले हैं उसको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरी चीज़ आती है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बनाया। इंस्टीट्यूशन एमिनेंस का मतलब हुआ कि सरकार ने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, जो हम अच्छे हैं जी सर, लेकिन वो अच्छा होना पैरामीटर्स पे भी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ कहने के लिए नहीं। तो उन पैरामीटर्स पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कम्पीट किया और इंस्टीट्यूशन एमिनेंस का उसको मिला रिकॉग्निशन। उससे हम अब काफ़ी सारा हमने इन्वेस्टमेंट अभी लाइब्रेरी में किया है कि जर्नल्स, बहुत सारा ई बुक्स आई हैं, तो सारे स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं उनको उसका एक्सेस है। वाईफाई जो फैसिलिटी है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं सब जगह ताकि विमेन सेफ्टी इशू को किया जा सके। तो काफ़ी सारा काम आजकल चल रहा है, कुछ पूरे होने लगा है। ऐसे ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं जब गया, एक स्कूल है यहाँ पे, बड़े थोड़ा कमज़ोर सी हालत में था। मैंने कहा ये घरों में स्कूल चला रहे हो, 10वीं तक का स्कूल था, तो हमको यहाँ अच्छी बिल्डिंग बनानी चाहिए। यूनिवर्सिटी स्कूल है, CBSE से एफिलेटेड है। ओके। अल्टीमेटली हमने उसको उसके लिए थोड़ी जगह आसपास की इकट्ठी करी, 2-3 घर डिमोलिश किए,
अब उसकी बिल्डिंग तैयार होगी नई, और उसको हमने +2 तक कर दिया है। तो इस साल से +2 तक के एडमिशन भी हो रहे हैं और उनको बच्चों को नई बिल्डिंग भी मिलेगी, तो बहुत अच्छा सा काम हुआ। जी सर। सो मतलब बेसिकली मैं अगर बताऊं तो बाहर भी बातें चलती हैं फॉर द वाइस चांसलर कि क्या कर रहे हैं ये। तो मैं 2 चीज़ों में हमेशा बोलता हूं कि भाई ये कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, 2 चीज़ों में बेसिकली। एक तो जो सबको दिखती हैं कि एक बार ऐसे आप विजयनगर से या यहाँ से एक बार अगर आप देखेंगे आंखें घुमा करके, तो नई नई बिल्डिंगें तो देखने को मिल रही हैं। एंड बाकी कैंपसेस में भी आपने बताया। सेकंड टीचर्स वाली, क्योंकि आई वाज पर्सनली कनेक्टेड विद सम टीचर्स, तो वो एक अच्छी चीज़ है, आपने परमानेंट किए टीचर्स। लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक बच्चों से जब मैं बात करने जाता हूँ तो एक मेन जो चीज़, सिंस आई एम कनेक्टेड विद द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो, दैट कम्स द पार्ट ऑफ स्किल्स। कि स्किल्स में अभी भी, सिंस द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी ड्रास्टिकली विद AI, so there is a challenge to means first skill up the teachers who can skill up the students eventually. बिल्कुल। So I'd like to add some more stats to this. मैं 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, रामजस कॉलेज में। मेरे साथ जब क्लास में इंट्रो होता है तो हाउ मैनी ऑफ यू वुड लाइक टू डू व्हाट इन देयर लाइफ, तो एवरीवन वाज लाइक UPSC और गवर्नमेंट जॉब। मैनी ऑफ आर इन द सेम लाइन ऑल्सो। आज भी मैं बच्चों से पूछता हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ, तो आज भी लोग उसी लाइन में हैं, जहाँ पे अब एक स्टार्टअप में काम करके लास्ट 6 ईयर से मुझे थोड़ा स्किल्स का आइडिया हो गया, क्या स्किल्स होती हैं। तो वो एक बहुत मेजर गैप दिखता है स्किल्स का। या फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी, चलिए हम माने कि कल को 100 थे, आज 80 गवर्नमेंट लाइन में खड़े हैं, कल को हम ईयर ऑन ईयर इनको 50 लेके आएंगे। सो व्हाट इज़ योर विजन विद मेन एकेडमिक्स और स्किल्स पार्ट ऑफ द? मैं आता हूँ उसमें। देखिए, पहली बात यह है कि भारत में इस समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जॉब क्रिएट करना। और जो जॉब क्रिएशन का काम है, केवल सरकार के बल पे तो नहीं हो सकता। सरकार तो कर ही रही है जॉब क्रिएट, पर सरकार कितना जॉब क्रिएट करेगी? जो सिस्टम्स हैं वो ऑलरेडी अपनी फुल कैपेसिटी पे हैं ही, लेकिन चलिए सरकार कर ही रही है। सरकार तो जितना अभी भी कई बार आता है कि 1 लाख जॉब क्रिएट करेंगे, 2 लाख जॉब क्रिएट करेंगे, वो ठीक है अपनी जगह। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक इस तरह की कल्चर डेवलप करना, इसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरल स्किल्स डेवलप करना, कि लोग अपना काम भी शुरू करें नया। आखिर ये जो ब्राइट माइंड्स हैं देश के, अगर हम कहते हैं हमारे पास सबसे अच्छे माइंड्स आते हैं, उनको यदि हम राइट इकोसिस्टम दें ताकि वो अपना काम करेंगे, कुछ नया डेवलप करेंगे। ऐसा होता है ना कि जैसे कि प्रोडक्ट बनाओ, कि एक्सपेक्टेड क्या है कि योर प्रोडक्ट शुड बी फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ यू वांट टू सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी हमने बिजनेस इंक्यूबेटर शुरू किए। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया, हमने एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनाई है, उद्मोदय फाउंडेशन। उसका काम है कि इंक्यूबेटर्स चलाओ। अभी कनाथ भवन में यहाँ हमारा नॉर्थ कैंपस का एक इंक्यूबेटर है, उसमें करीब 20-25 कंपनीज काम करती हैं। और हम चाहते हैं कि हर कॉलेज भी अपना इंक्यूबेटर बनाए, और CIC में भी एक इंक्यूबेटर है, तो उसको हमने फंड भी अवेलेबल कराए हैं। जैसे कि कोई अभी एक कंपनी है, उनको लगता है कि इंक्यूबेशन वालों को कि ये ठीक है, इसमें पोटेंशियल है, वो देयर आर सम पैरामीटर्स, तो वी फंड ऑल्सो। हम करीब 10 लाख रुपए तक देते हैं उन बच्चों को, और बहुत सारों को मिला है, और कुछ सक्सेस स्टोरीज उसमें से आई हैं। और हमने उनको क्या कहा है, एक स्कीम हमने इंट्रोड्यूस की थी, यूनिवर्सिटी इंटर्न्स। उसमें क्या है, जो बच्चे पढ़ते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करें, सीखें, और कॉलेज में काम करें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो भी उनके इंटरेस्ट की हैं। ऐसे हम करीब 500-700 बच्चों को लेते हैं। अभी आपके सामने इतने सारे यूनिवर्सिटी के इंटर्न्स खड़े हैं। VCIS कह लीजिए उसको। हाँ, ये तो थोड़ा सा मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक सिंस यू जॉइन यूनिवर्सिटी उससे पहले था? नहीं, मैंने ये हमने शुरू किया, आने के बाद शुरू किया, तो मेरे बड़ा मन का है ये। हमने DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भी किया था ये। तो VC इंटर्न्स, ये जो बच्चे हैं, इनको भी एक अलग एक्सपोजर होता है और हमें इनसे सीखने को मिलता है। आज हर यूनिवर्सिटी के ऑफिस के बहुत सारे काम नए तरीके से अगर हो रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसमें VC इंटर्न्स की बड़ी मेहनत लगी हुई है। तो मैंने कहा उनको, जो कंपनीज काम करती हैं हमारी इंक्यूबेटर्स में, यहाँ पर आप, मैंने कहा 4-5 हमारे इंटर्न्स लीजिए, आप खुद सेलेक्ट कीजिए चाहे तो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट पढ़ रहा है किसी भी जगह, आप उनको लीजिए। जी सर। आपको फ़ायदा होगा कि ब्राइट माइंड मिलेंगे आपके हिसाब के, पेमेंट हम करेंगे, आपको तो एक एक्स्ट्रा मैन पावर मिल रही है। आखिर इंक्यूबेटर तो, बिजनेस इंक्यूबेटर तो बहुत सारे प्राइवेट भी बने हुए हैं, पब्लिक प्लेसेस में भी बने हुए हैं, वहाँ भी जा सकते थे। हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है? हमारे पास एक्स्ट्रा, एक तो हमारे स्टूडेंट्स हैं, दूसरा हमारे पास अपनी लेबोरेटरीज हैं, और ये लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ हैं, जो कि करोड़ों रुपए की बुक्स हैं जो हर साल। आपको जान के अच्छा लगेगा कि करीब लाइब्रेरी में हमारा 50 करोड़ रुपए पर ईयर का इन्वेस्टमेंट है। पर ईयर 50 करोड़ के आसपास हम खर्च कर रहे हैं आजकल। तो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो हो रहा है। तो वो जो 5-5 बच्चे करेंगे, उनको एक्सपोजर मिलेगा, और किसी को इंस्पायर भी होंगे कि किसी आइडिया पे काम करें।
अभी कई यूनिवर्सिटी इंटर्न्स इन कंपनीज में काम कर रहे हैं हमारे। हाँ, हमारा स्टार्टअप वहीं पे इंक्यूबेटेड है उद्यमोदय में। आप उद्यमोदय में, तो मैं फिर किसको बता रहा हूँ, मुझे तो आइडिया नहीं। निवेद स्टूडेंट्स को नहीं अच्छा। आइडिया था तो। अच्छा, तो ये अच्छा है, अगर आपका है तो आपके पास इंटर्न्स नहीं है तो ले लो आप। नहीं, काफ़ी हाँ। हमें 1-2 बार इंटर्न्स मिले भी हैं काफ़ी अच्छे। नहीं, पर आप ले सकते हैं, अभी भी ले सकते हैं। उससे उसका फ़ायदा देखो, हमें उसका फ़ायदा है कि हमारा अगर एक भी स्टूडेंट इससे इंस्पायर होकर काम करता है और उसकी लाइफ बदलती है, तो हमारे देश में फ़ायदा होगा ना। हम तो उस बड़े ध्येय पे चलते हैं कि ये मानते हुए कि जो फंडामेंटल हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये देश है मेरा, इसके लिए हमको काम करना है। तो एक और एस्पेक्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी का, वो है रिसर्च इकोसिस्टम। अगर हमें वर्ड में, मैंने कहा 100 में आ जाएंगे, 100 में ऐसे कैसे आ जाओगे? उसके लिए आपको वर्ड क्वालिटी की रिसर्च करनी होगी। अभी क्या है, हमारे टीचर्स खुश हैं अच्छा पब्लिकेशन करके, और पब्लिकेशन के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एच इंडेक्स होता है हर यूनिवर्सिटी का, ऐसे इंडिविजुअल रिसर्चर का भी होता है, यूनिवर्सिटी का भी होता है। तो हमारा अभी 286 है, जो हाईएस्ट है देश में। ओके, ठीक, लेकिन हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हम ग्लोबली देख रहे हैं अपने आप को। तो हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स पेटेंट्स भी करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे भी काम करें। तो वो कब होगा? जब स्टूडेंट और टीचर्स मिलकर करेंगे। अभी क्या हो रहा है, इनर्शिया है, एक रेजिस्टेंस है टीचर्स के मन में कि ये तो एक अलग सी दुनिया है, हम क्यों जाएं इसमें। पर अभी थोड़े थोड़े टीचर्स को हमने अलाउ किया है, जिस चीज़ की एप्लीकेशन आ रही है हम अलाउ भी कर रहे हैं। आपको ये एजुकेशन में जो चेंजेस होते हैं ना, वो इंक्रीमेंटल होते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं होते। होने चाहिए पर हो नहीं पाते हैं, है ना, स्लो चलता है। इट्स नॉट लाइक गूगल एड्स के हाँ, एक ही बार में हाँ, ऐसा हो नहीं पाता। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, पर हो नहीं पाता। तो रिसर्च का जो हम इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप इंस्टीट्यूट के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, उनको फंड कर रहे हैं उसमें कि वो काम करें इसमें। तो उससे एक ना रिसर्च सिस्टम एनर्जाइज होगा, अच्छा होगा, ऐसा लगता है। मैं तो इस यूनिवर्सिटी में आके बहुत खुश हूँ कि इतने अच्छे लोग भी मिले हैं, इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और हम लोग अपनी तरफ से बहुत सारे, अब जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ तो हमारा कोई 500 लोगों का ग्रुप है, जो 500 लोग हैं जो दिन रात इस पॉलिसी पे मेहनत करते हैं, बाकी लोग एग्जीक्यूट करते हैं उसको, तो अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। ओके, ऑल्सो सर मैनी टाइम्स स्टूडेंट वांट्स टू कनेक्ट विद यू डायरेक्टली, क्योंकि एक आवाज़ होनी चाहिए आपकी बच्चों के बीच में, या कभी वो, जैसे अब मेरा यूट्यूब चैनल है तो वो कमेंट करके मुझे बता देंगे क्या है, या वो मुझे जानते हैं कि व्हाट एज ए पर्सन आई एम। वॉइस काउंसलर इज जस्ट एन पोस्ट, बट एज एन मिस्टर योगेश सिंह इज एन पर्सन इज इन सेल्फ। So how do they can connect with you? Yeah, is there any such measure in which they can directly send their voice, or you can send your voice to them? ये ना बड़ा मुश्किल सा बात है। मुश्किल इस सेंस में है कि एक तो नंबर बहुत ज़्यादा है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वाइस चांसलर ऑफिस को डायरेक्ट लिख सकता है। ठीक है, वाइस चांसलर का एक मेल है, उस पर आप लिखेंगे तो कुछ ना कुछ उस पर हम कार्रवाई करते हैं। वो उसका है vc@du.ac.in, ये हमारा ईमेल आईडी है। इस पर बहुत सारे बच्चे भेजते ही हैं, अभी भी हमारे पास आती रहती हैं, और हम उसको एड्रेस भी करते हैं। दूसरा क्या है कि सिस्टम्स बेटर हम करने पे लगे हैं, जिससे कि अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। स्टूडेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन के मौके वाइस चांसलर को कम मिल पाते हैं, क्योंकि उनके पास में क्या है, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी बहुत सारे हैं, डूसू है जो कि उनके इश्यूज़ को लेकर आती है, और बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स मिलते हैं। पर इंडिविजुअल भी यदि किसी को कुछ है तो अभी वो हमारे को अगर लिखेंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ एक्शन करते ही हैं उस पर। एक तो वीसी का वो हो गया, दूसरा ये है कि वाइस चांसलर ऑफिस को फ़ोन करके आप समस्या लिखा सकते हैं। Okay. अभी एक जो मेजर मुझे कमी लगती है भारत में और शिक्षा के उसमें, वो क्या है कि हम कई चीज़ों पर बात करते हैं, कोर्सेज पे बात करते हैं, उसकी पढ़ाई भी होती है। अभी आपने एक स्किल रह गया था मेरा, हम हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में स्किल सेंटर खोलना चाहते हैं, तो कुछ खुले भी हैं। हमने करीब 2-3 करोड़ रुपया अभी दिया है, पर वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जो कि अपने आप को हमें बहुत ठीक लगे। पर धीरे धीरे इसमें स्किल सेंटर बेटर होंगे, वो गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं। तो 5-7-8 कॉलेजेस के अंदर तो स्किल सेंटर अब ऑपरेशनल हैं। ये नई चीज़ क्योंकि शिक्षा के अंदर आई है कि स्पेसिफिकली स्किल्स, अभी तक क्या था आईटीआईज और डिप्लोमा कॉलेजेस इसको करते थे, तो अभी इंटीग्रेट हम इसमें कर रहे हैं, तो एक अच्छा बनेगा मुझे लगता है। लेकिन एक और बात यह है कि जो मुझे लगता है कि शिक्षा के अंदर एक और कमी है। वो कमी क्या है कि हम अपने बच्चों को इस देश से लगाव करना सिखाते नहीं है। जो अपने आप सीख जाए वो सीख जाए। भाई आपको क्रिकेट की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई, फिर भी सारा देश क्रिकेट खेल ही रहा है ना, तो वो तो ठीक बात है। लेकिन एक इस पर भी बात होनी चाहिए कि ये देश है, तो ये मेरी को इसकी चिंता करनी चाहिए, देश की चिंता करनी चाहिए, इसकी अच्छा करना चाहिए। इसके लिए मैं अगर एक कंपनी बना रहा हूँ,
तो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे देश को इससे फ़ायदा होगा। ये जो भाव है ना, ये पॉजिटिविटी लाता है, आपको नेगेटिव होने नहीं देगा। और अगर भारत के प्राइम मिनिस्टर ने संकल्प लिया कि भारत एक विकसित राष्ट्र 2047 तक बनेगा, वो खुद तो नहीं बना सकते अकेले, उन्होंने सबके बल पर ये संकल्प लिया है कि हम सब लोग मेहनत करेंगे, एक अच्छी दिशा में काम करेंगे, तो अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से ही जीडीपी इंप्रूव होगा। अगर इकोनॉमी के पैरामीटर पे देखें तो शिक्षा से राष्ट्र प्रेम इस पर काम हुआ नहीं, और ये गायब है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो संविधान जब लोग बना रहे थे वो लोग थे जो कि देश के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ आज़ादी का, तो देश प्रेम उनमें स्वाभाविक था। उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी ज़रूरत होगी इसकी, इस पर बात करने की कमी पड़ेगी। हो क्या क्या, अब करीब 75 साल 77 साल 78 साल की आज़ादी हो गई, तो अब अपनी चिंता करने वाले तो सारे हो गए, देश की चिंता करने वाले खत्म हो गए, ग्रांटेड ले लिया। हाँ, ग्रांटेड ले लिया। अब बच्चों को इसके लिए एक मन उनका वैसा रहे कि सबसे बड़ा स्टेक तो देश का लगा है। मैं आपसे पूछूं सवाल कि आप में सबसे ज़्यादा स्टेक किसका लगा हुआ है, तो आप कहेंगे मेरे पेरेंट्स का लगा हुआ है, मेरा खुद का लगा हुआ है, मेरे पेरेंट्स का लगा हुआ है। स्वाभाविक यही रहता है। यूनिवर्सिटी का लगा हुआ है, कोई ज़्यादा कहेगा, पर उससे भी ज़्यादा तो देश का स्टेक लगा हुआ है ना आपके ऊपर। क्योंकि आप जब तक इस दुनिया में हैं, ये भारत आपसे बाहर नहीं जाने वाला, आपकी पहचान में जुड़ा ही हुआ है। ये अच्छा करेगा तो आप अच्छा करेंगे। जब कोई देश अच्छा करता है तो आपकी बात सुनी जाती है, तो उसके साइंटिस्ट भी रिस्पेक्टेड हो जाते हैं। ये सब जुड़ी हुई चीज़ है। कहीं भी जाओगे तो कहाँ से, इट्स लाइक यूएस और इंडिया। हाँ, जब तक देश पावरफुल नहीं होता है तो कोई पूछता भी नहीं है आपको। और हम क्योंकि पहले बहुत मजबूत रहे, फिर कमज़ोर हुए, 800 साल गुलाम रह गए। कमी तो यही थी ना कि राष्ट्र प्रेम नहीं था, कि देश पे 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों ने आक्रमण किया और हम हार गए। क्योंकि जिससे लड़ाई हो रही थी वही लड़ रहा था। उसको तो राजा दूसरा वाला सोचता था मेरे को क्या पड़ी है, ये लड़ रहा है तो अच्छा ही लड़ रहा है ना। तो एक ये हमें लगा ही नहीं कि ये एक भाव है जिससे कि हमें एक क्यूमुलेटिव एफर्ट लगाना चाहिए उसको करने के, विरोध करने के लिए। वो हमने नहीं किया, भुगता हमने, बहुत लंबी गुलामी भुगती है। अब अपन फिर अमीर हो जाएंगे थोड़े दिनों में, वो तो हो जाएंगे वो, लेकिन वो सस्टेन करना दोबारा ना रिपीट हो जाए। तो इसके लिए इस राष्ट्र प्रेम पे काम होना चाहिए। तो हमने भी अभी एक हैंडल शुरू किया, जैसे यूट्यूब पे भी किया कि और एक्स पे भी किया, कि उसका हमारा वही हैंडल है कि ये देश है मेरा, ताकि बच्चों को कुछ ना कुछ हम दें, उनसे बात करें, कुछ समझें, सीखें, और ये भाव शिक्षा में जाए, टीचर्स के मन में भी जाए, स्टूडेंट्स के मन में भी जाए। ये एक हमारे को रहता है कि करना चाहिए हमको। ओके, आई हैव सीन योर चैनल, ये देश है मेरा, काफ़ी सारी वीडियोस आपने वहाँ पे अपलोड हैं अभी। सो इफ़ यू ऑल, आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द लिंक ऑफ द चैनल्स। वहाँ पे आप भी जो सर के बहुत अच्छे अच्छे स्पीचेज़ एंड सर जहाँ पे विज़िट करते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी देश से रिलेटेड चीज़ें। तो वो एक आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, संस्कार आर द सॉफ्टवेयर, आई कंसीडर देम लाइक सॉफ्टवेयर। बिल्कुल। तो वो सॉफ्टवेयर भाई अपडेट होते रहना चाहिए, तो कुछ चीज़ें आप भी वहाँ से सीख सकते हैं, तो आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। Coming to the end of the interview almost, only one suggestion or one thing which I have thought about Delhi University. Please. So let's say if you are sitting here, you cannot see the colleges all in the Delhi University क्योंकि human limitation है. So are you planning to make something like dashboard कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और सब मेरे सामने आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या चल रहा है, academics का क्या चल रहा है, कुछ ऐसा डैशबोर्ड? क्योंकि जो एडमिशन प्रोसेस आपने की, I don't know about what others think, but as being in a startup, tech startup, I know कि बहुत रिवॉल्यूशन है वो एक, जहाँ पे 2018 में मैं आया था, मैंने ऑफलाइन धक्के मुक्की, एडमिशन, लड़ाई झगड़ा सब देखा है। अब लोगों को वो ग्रांटेड मिल गया, तो मे बी दे डोंट नो अबाउट दैट। तो वो हुआ। अब मेरी पर्सनल सजेशन या समथिंग कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ, 18 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ। मैं 18 लोगों में ही एक ऐसा चाहता हूँ कि एक रिपोर्ट में मुझे दिखे सब कुछ, बट यहाँ पे जब 1800 लोग काम कर रहे हो आपके साथ, खुशी की बात है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप 18 लोगों को की ज़िंदगी में चेंज ला रहे हो। ये एक बहुत बड़ी बात है, कैटलिस्ट बन रहे हैं ना हम अच्छा लगता है उनकी ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं कि हमारे देश को इसका फ़ायदा होगा। हम बहुत छोटा सोचना ही नहीं कभी ज़िंदगी के अंदर, कि बड़ा सोचना चाहिए हमको। और जहाँ तक आपने बहुत अच्छी बात ये जो है कि कैसे हम सबको देख सकते हैं, मैं 1-2 प्रोजेक्ट्स बताता हूँ आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आपने जिस पे बच्चे सब काम करते हैं, समर्थ सॉफ्टवेयर है ये डिज़ाइन, ऑपरेटेड, डेवलप्ड, मेंटेन्ड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी, फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। DUCC इसको, DUCC तो कंप्यूटर सेंटर है जो इसको चलाता है, नाम है समर्थ। ओके। इसमें स्टूडेंट लाइफ साइकिल, टीचर्स लाइफ साइकिल, एग्जाम, सब कुछ समर्थ पे चलता है। ओके। आपको हैरानी होगी, ये हमने बनाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बनाया है, और फंड इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। मैं चाहूँगा एक दिन आप समर्थ देख के आओ कैसे चलता है,
इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे लोग एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं जो उसको चला रहे हैं और हम पूरे देश को सेवा देते हैं। हमारे पास इस समय IITs बहुत सारी, NITs, IITs, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सारी और लगभग सारी, और करीब देश के 3-4 हज़ार इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी कि सारी ट्रांजैक्शन हमारे पास आती है। हम उनका पूरा यूनिवर्सिटी का ERP चलाते हैं, ERP है वो। हाँ। उनका भी चलाते हैं, अपना भी चलाते हैं। वो उसको कोड आपने वाइट लेबलिंग जैसे बोलते हैं, हाँ। यू माइट हैव शेयर्ड कोड विद देम और हाँ, कोड नहीं शेयर नहीं की जरूरत ही नहीं है। वो बेसिकली क्या है कि क्लाउड सर्विसेज से है, ओके और इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। और हम इतनी मेहनत से, इतने उससे उसको चलाते हैं। ये एक बहुत बड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन है देश को। जी सर। दूसरा एक और बताता हूँ, आपने कभी सिगरेट की डिब्बी पे एक नंबर देखा है? एक नंबर लिखा होता है कि इफ़ यू आर इन डिफिकल्टी और इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज़ कॉल दिस नंबर। ये कॉल सेंटर का एक नंबर है। ये कहाँ है कॉल सेंटर? ये भी आप ज़रूर इस पर एक स्टोरी करो। ये पटेल चेस्ट जाएंगे, इसके टॉप फ्लोर पे वो पूरा एक कॉल सेंटर है जो कि सारे देश की, पूरे देश से कॉल आती हैं। वो स्टूडेंट्स उनको गाइड कर रहे होते हैं, एडवाइस कर रहे होते हैं, नशा मुक्ति कैसे करनी है, सिगरेट के क्या नुकसान है, कैसे छोड़नी है, या आपकी चेस्ट प्रॉब्लम है, पल्मोनरी डिजीज़ है, उसको कैसे हैंडल करना है। पूरे सारा वो हमारे यहाँ से ही होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन है पूरे देश को। हॉस्पिटल के ऊपर नहीं, पटेल चेस्ट हमारा जो ये है, ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है देश का। तो ये चेस्ट रिलेटेड डिजीज़ पे काम करते हैं। उसका जो टॉप फ्लोर है वहाँ उन्होंने अपना कॉल सेंटर बनाया हुआ है, और वो मतलब पूरे देश को सेवा दे रहा है। तो मैं आपको अच्छा लगेगा, हमारे सारे बच्चों को पता नहीं होता है, आप जरा उस पे भी एक कीजिए स्टोरी और एक कीजिए समर्थ पे। ये दो बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है, इन एडिशन टू हम स्टूडेंट्स अच्छे निकाल रहे हैं, देश अच्छा बन, वो सब ठीक है अपनी जगह। ये दो बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। और अब ये जो इंक्यूबेशन कल्चर हम लेके जाना चाहते हैं कॉलेज तक, अभी करिकुलम में भी हमने बहुत सारा स्पेस दिया। लोग कह रहे हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं है कॉलेजेस में, ये नहीं होगा। अरे निगेटिव क्यों देख रहे हो? देश आज़ाद हुआ तो देश के अंदर डैम नहीं था कोई। सर रिजल्ट मतलब व्हाट मोस्ट ह्यूमन डू, दे जस्ट सी रिजल्ट्स। माना, पर इमीडिएट देखो, सुनो, एक चीज़ शुरू हुई, अब हमें पता है ये रास्ते पे जाना है, रास्ते में बहुत सारा गड़बड़ है। एक तो ये कि ना जाएं, अपन इधर ही खुश हैं, बैठे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि इस रास्ते को ठीक करेंगे ना, सब लोग मिलकर आगे जाएंगे। तो अगर हम बहुत शॉर्ट साइटेड विजन रखेंगे चीज़ का, तो तकलीफ नज़र आनी है। पर आप 2 साल, 3 साल, 4 साल का विजन रखेंगे तो आपको लगेगा ये तो इतना कुछ नहीं था, ये तो स्मूथ हो गया। कल को रिसर्च कल्चर कॉलेजेस में जब जाएगी, उसका असर कितना होगा, अभी आज इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। 10 इयर्स मुझे लगता है उद्मोदय में बैठ के 10 to 15 इयर्स बाद जो इंक्यूबेशंस बन रहे हैं वो कम्प्लीटली बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अभी हमारा इंक्यूबेटर जरा सा है वो, हम चाहते हैं कि पूरी बिल्डिंग ये कणाद भवन अल्टीमेटली इंक्यूबेटर्स के पास हो। उस जैसे जैसे आएंगी हम यहाँ की फैसिलिटी शिफ्ट करेंगे। ये एक हमारा है कि पूरा ये इन्हीं का हो। ऐसे ही हर कॉलेज में होगा। जब देखो, आवश्यकता तो है ही ना, जॉब क्रिएट करनी है, देश आगे बढ़ेगा तो इंक्यूबेटर्स और ये बेसिकली स्टार्टअप कल्चर से, ये इकोसिस्टम से, नए तरीकों से, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट से। जैसे एक और क्रिटिसिज्म बहुत होता है, कई बार लोग करते हैं कि जी इंडिया में तो मेक इन इंडिया चल रहा है, बाहर से सामान ला रहे हैं, उसको असेंबल कर रहे हैं और बेच रहे हैं, और फिर बाहर दुनिया को दे रहे हैं, इसमें क्या खास बात है? मान लिया नहीं खास बात, पर ये भी नहीं होता तो क्या होता? अपन थे ही ना, तब भी तो थे जब ये भी नहीं हो रहा था। पर किसी भी अचीवमेंट के स्टेप्स होते हैं। ये पहला स्टेप है कि भारत सरकार ने आज मेक इन इंडिया में बहुत अच्छा कर रही है कि बहुत सारे प्रोडक्ट भारत में बने। आईफोन सबसे बड़ा एग्जांपल है। उससे नेक्स्ट स्टेप आज प्राइम मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं? डिज़ाइन इन इंडिया, कि अब क्या है, इसको डिज़ाइन भी करें हम। अब होता क्या है, एक बड़ी कंपनी बनती है, भले असेंबली यूनिट बने, उसके साथ इतनी सब्सिडरी कंपनीज बनती हैं। आप गुड़गांव देखिए ना, जब मारुति आई, पहले तो सारे प्रोडक्ट बाहर से आते थे, धीरे धीरे कुछ किसी ने पहिए बनाने शुरू कर दिए उसके, किसी ने हैंडल बनाने शुरू कर दिए, नट बोल्ट तो आ ही जाएंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, सारा सिस्टम लगभग लोकल हो गया, डिज़ाइन रह गया वहाँ। अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर की इच्छा है और वो कह रहे हैं कि डिज़ाइन इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया से नेक्स्ट स्टेप डिज़ाइन इन इंडिया, मतलब इस पे काम कर रहे हैं कि भारत में ही डिज़ाइन हो। उससे नेक्स्ट स्टेप फर्दर क्या होगा? इनोवेट इन इंडिया। आपको कुछ नया चीज़ है, आइडिया है, वो भारत में आएगा, हम उसको डिज़ाइन करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पर उससे भी ऊपर एक और लेयर है जो भारत में अभी अचीव होनी है, थोड़ी थोड़ी कहीं होगी, कि ड्रीम इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया से लेके ड्रीम इन इंडिया तक की जो जर्नी है, ये जर्नी है ना, ये इकट्ठे कोई आप ये तो नहीं हो सकता ना, आज एक हमने कह दिया भाई कल से सारा देश ना ड्रीम करेगा और कल से सारा कुछ अच्छा हो जाएगा। ये तो फिल्मों में और जादू में और साइंस फिक्शन में तो हो सकता है, रियलिटी में तो ऐसे होता नहीं ना। धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना। इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हो तब पता चलता है, बाहर से इट्स लाइक यार क्या कर रहा है तू, बट जब आप करने उतरते हो तब पता चलता है कि व्हाट आर द स्टेप्स जो आने हैं, फिर जाके पता चलता है इससे पहले एक और स्टेप है, अब ये करना ही होगा तो चलो करते हैं। ये जर्नी है, ये जर्नी है। ओके,
सो सर वैसे जो टाइम मिला था उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वी आर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। एक जो पर्सनल, सिंस एवरीवन इज़ लिविंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन दिस अर्थ, उसके बिना जी रहे हैं तो जीने में मज़ा नहीं है। तो एक छोटी सी लास्ट चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चों को मैं खुद भी बोलता हूँ, क्योंकि आई एम समटाइम्स इन्वाइटेड बाय सम सोसाइटीज़ कि भैया हमारा इवेंट है, जज आ जाओ, स्पीच दे दो, यहाँ पे आते हैं बच्चे। तो मैं एक चीज़ हमेशा उनको बोलता हूँ, मैं पूछता हूँ भाई क्या करना है लाइफ में, तो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे होते हैं मोस्टली एंथुजियास्टिक होते हैं कि ये करेंगे वो। उद्मोद्य की सर बात है, वहाँ पे गलती से मुझे नहीं पता था हर्षवर्धन वाज ऑल्सो देयर, तो थर्ड ईयर के बच्चे आ गए। तो फर्स्ट ईयर वाले भैया स्टार्टअप करेंगे, इंटर्नशिप्स करेंगे, जॉब्स करेंगे। थर्ड ईयर वाले आए, दे ऑल वर साइलेंट टिल द टाइम कि पता ही नहीं है कोई गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी। तो व्हाट आई पर्सनली रिकमेंड कि भाई तुम फर्स्ट 2 साल में स्किल्स तो ले लो, यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब 2 साल के बाद थर्ड ईयर में भी हो सकती है। तो उसके ऊपर मतलब आप बच्चों को कुछ डायरेक्टली बोलना चाहें कि भाई 2 साल में तुमने वीडियो एडिटिंग सीख ली, मैनेजमेंट सीख ली, कोडिंग सीख ली, बहुत सारे सी रोल्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो फ्यूचर में जा सकते हैं। ये मैं इसलिए बोलता हूँ उनको क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को देखा है, 2018 में पास आउट हुए, 3 साल यूपीएससी घूम के आए या की तैयारी नहीं हुआ, फिर अदर गवर्नमेंट जॉब। आज वो ऐसे एक पॉइंट पे हैं जो नए बच्चे नहीं देख सकते, मैं और आप देख सकते हैं, शायद हम पहले को भी जानते हैं, बाद वालों को भी जानते हैं। अब वो इतना बड़ा एक स्किल गैप या करियर गैप हो गया है, ना गवर्नमेंट जॉब मिल रही है ना स्किल्स हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि कुछ स्किल्स ले लो। सो व्हाट यू वुड लाइक टू से टू देम ऑन दिस पॉइंट सर? देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं, और आपको ना हर दिन एक तो अच्छे से जीना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। कमी निकालने के लिए तो दुनिया पड़ी है हर चीज़ में कितना भी निकाल लो तो सब बहुत आसान काम, सबसे आसान काम है रोना और कमी निकालना। आप एक तो माइंडसेट से बाहर आना चाहिए हमको कि नहीं, हमें तो इसमें कंट्रीब्यूट करो ना, अच्छा क्या कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि कुछ नया करने की, कुछ ओरिजिनल करने की सोचो, ये सोचो कि हमको कुछ अच्छा करना है। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग है, अभी स्किल सेंटर्स भी बनेंगे, आपके पास आइडियाज़ हैं, हम फंड करने को तैयार हैं। कुछ तो इंक्यूबेटर के माध्यम से भी कर सकते हैं, कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं होगा तो पॉलिसी बनाएंगे उसके लिए। मतलब हम चाहते हैं कि, और मेरी तो इच्छा ये है कि मतलब यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हर कॉलेज में और यहाँ पर इंक्यूबेटर चलें और हर एक में 10-10, 15-15 स्टूडेंट्स हमारे काम करें। तो उससे क्या है, वो जो फाउंडर जो चलाना आ रहे हैं उनको एक अच्छे बच्चे मिलेंगे और हम पे करेंगे, वो उनको नहीं पे करना, लेकिन वो सेलेक्ट हमारे ही कॉलेज के किसी बच्चे को कर सकते हैं अपने स्किल सेट के हिसाब से। उनको क्या चाहिए, हमें एडवांटेज क्या है कि हमारे बच्चे को एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक सीखने को कुछ मिलेगा, एक स्किल आएगी जो वहाँ चलेगी उस जगह, प्रैक्टिकल एकदम। कल्चरल शिफ्ट आ हाँ, सकता है, कल्चरल शिफ्ट आ सकता है। कुछ लोग अपना भी शुरू कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी जिंदगी में अच्छा होगा और इंस्पिरेशन मिलेगी, ऐसे ये दुनिया देखेंगे। तो वो जो दुनिया है ना, ये इकोसिस्टम स्टार्टअप का, और ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए, आजकल हम इसमें एफर्ट लगा रहे हैं। धीरे धीरे ये एक मैच्योर होगा और ये आने वाले वक्त में ये देश की बहुत सेवा करेगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो मेन वन एक लाइन में फॉर द यूपीएससी वाला पार्ट, इफ़ यू कैन से कि भाई गवर्नमेंट जॉब से पहले कहीं भी, चलो आप जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसमें तो टाइम लगेगा सर। देखिए, ये चीज़ मैं बच्चों पे ही छोड़ता हूँ कि किसी को यदि आईएएस बनना है तो इट्स ऑल राइट, तो फिर उसके लिए पूरा दम लगाओ। हाँ। पर सबको क्यों बनना है, पहली बात तो मतलब सारा जहाँ आईएएस या सिविल सर्विसेज में थोड़ी सिमटा हुआ है, उस जहाँ से बहुत अच्छे बड़े बड़े जहाँ हैं। आप ये सोचो आपको अच्छा क्या लगता है। ये मैं वाइस चांसलर हूँ इस यूनिवर्सिटी का, अगर मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता तो मेरा वाइस चांसलर होने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप जाने इससे नहीं जाना चाहिए। मतलब आपको क्या लगना चाहिए, जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना उससे खुशी आनी चाहिए। अगर वो खुशी नहीं आ रही तो आप समझ लो इस जॉब के लिए आप हो ही नहीं, आप तो गलत आ गए। और मतलब लेट योर सक्सेस बी मेजर्ड बाय योर कंट्रीब्यूशन, नॉट बाय योर एक्यूमुलेशन की व्हाट यू हैव एक्यूमुलेटेड इन लाइफ। वो तो ठीक है, मतलब कंट्रीब्यूशन की जो खुशी है ना, अच्छा लगने की, वो एक सस्टेनेबल मॉडल है, आपको आगे काम करेगा। अदरवाइज तो फ्रस्ट्रेशन बहुत है। आप स्टार्टअप कर रहे हैं, जैसे ही अप्स एंड डाउन आएंगे तो परेशानी होती है, लेकिन आपको लगे कि मेरा तो काम है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है करके, तो आप मतलब ऐसा कुछ करेंगे, आउटस्टैंडिंग करेंगे जो दूसरे नहीं कर पाएंगे। अंतर सिर्फ सक्सेस के पीछे, और उसमें अंतर ही है कि जो मन से कर रहा है। मैं टीचर्स को भी बोलता हूँ कि तुम बोलते हो कि लोग बोलते हैं टीचिंग जॉब है, जॉब तो है ही नहीं, ये प्रोफेशन है। मैं कहा प्रोफेशन भी नहीं है, पैशन है ये। अगर आपको अपनी क्लास पढ़ाने गए और आपको उसमें मज़ा नहीं आता क्लास पढ़ाने में, कि आपको लगे कि 3 घंटे की अच्छी सी फीचर फिल्म देखी है, वो मज़ा नहीं आया ना अगर, तो समझ लो आप टीचर बनने लायक नहीं थे, गलत बस में बैठ गए। इसको बदल लो बस को। कारण क्या है कि आप फिर इसके लिए बने नहीं थे, गलत आ गए आप होशियार हार्ड वर्किंग बच्चे थे, अच्छी तैयारी थी, अच्छी पढ़ाई करी, आप टीचिंग में आ गए, लेकिन आपको मज़ा नहीं आता उसमें। यू गॉट अ जॉब नॉट बट पैशन। हाँ,
तो वो जो पैशन नहीं है ना, तो आप फिर नॉर्मल टीचर रह जाओगे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना है तो उसके लिए तो आपको मज़ा आना चाहिए, और वो तो उसका आंसर ना केवल आप खुद ही दे सकते हो। मैं आपके बिहाफ पे नहीं दे सकता, आप मेरे बिहाफ पे नहीं दे सकते कि अच्छा कैसे लगे। इसी कारण से मतलब ये लगता है कि एक बार गीतांजलि ने मुझे एक एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा, जो मैंने कई जगह कोट किया। आप जानते हैं गीतांजलि, डॉक्टर गीतांजलि CIC में है। उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जब तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी जब ये रामायण लिखनी शुरू करी तो बहुत मेहनत कर रहे थे। तो बहुत लोगों ने कहा कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, आप क्यों परेशान हो रहे हो, राम कथा बहुत लोगों ने पहले भी लिखी, आगे भी लिखेंगे, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये मेहनत इसलिए नहीं कर रहा, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि मुझे ये करके खुशी मिल रही है, मुझे अच्छा लगता है जब मैं करता हूँ। तो वो जो टर्म दी मुझे, स्वांथ सुखाया, कि अपने सुख के लिए मैं कर रहा हूँ। तो तभी तो एक जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, दूसरे ने कोई लिख पाया, तुलसीदास दूसरा भी नहीं हुआ इतने साल में। आउटस्टैंडिंग अगर हमें जाना है लाइफ में तो वही काम करना पड़ेगा जिसमें मजा आए, नहीं तो आप रूटीन काम करके अपना कैरियर वैरियर ठीक है, पैसे वैसे छोटे मोटे बना लो। इंटरेस्ट जहाँ इंटरेस्ट भी नहीं, मैं कहता हूँ इंटरेस्ट बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं सच बताऊँ। मेरे को लगता है मेरे को इंटरेस्ट आता है, मैं गया तो थोड़े दिन बाद परेशान हो जाता हूँ, यार ये नहीं यार, ये तो मज़ा नहीं आ रहा। मतलब मैं सोचा था वो क्या बोलता है, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, तो मुझे इंटरेस्ट तो है मुझे पर मज़ा नहीं आ रहा। तो ये जुड़ी चीज़ तो है, पर इंटरेस्ट एलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। इट मे बी द नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन इज़ कि मुझे अच्छा लगना चाहिए, दैट शुड ड्राइव माई लाइफ, वो पैशन बनता है फिर उसका। वैसे लोग फिर ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ दे जाते हैं। ओके, सो दिस वाज फॉर योर दैट आंसर टू UPSC या कुछ और, तो कुछ और में मजा आ रहा है, ट्राई कर लो। एंड दोस्त कर रहे हैं इसलिए मत करो, सिर्फ इसलिए मत हाँ, करो। सिर्फ इसलिए मत करो। अच्छे लोग भी हैं जो मतलब बाय हार्ट दे डू द थिंग्स। So sir, thank you. I would like to conclude here this interview. I took your time, more than permitted time. So thank you for giving this opportunity and sharing your valuable insights. थैंक यू वेरी मच। And hope बहुत सारे questions in future होंगे तो मैं फिर से आपसे बिल्कुल बिल्कुल। एंड मे गॉड ब्लेस यू, और आपको खूब सक्सेस मिले ज़िंदगी में। आपको तो काम में मज़ा आ रहा है ना अपने? मतलब रात नहीं लगती है और दिन नहीं लगता है। क्या बात है, सोते हैं, उठते हैं, काम करते हैं। तो 6 साल हो गए तो ये नहीं लगता कि हम कुछ कि अरे जाना पड़ रहा है काम पे। नहीं। मैं मल्टीनेशनल में, मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, क्लास फेलोज भी रहे और स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे होते हैं सर मंडे नहीं अच्छा लगता कि जाना पड़ता है, सैटरडे संडे बेस्ट है। मैं कहा फिर यार तुम सही जगह नहीं हो, बेसिकली सही जगह नहीं हो। सैटरडे संडे क्या होता है, जो लोग काम करते हैं पूरे मन से करते हैं, उनको मज़ा आ रहा है तो उनको लगता ही नहीं कौन सा सैटरडे, कौन सा संडे, कौन सा मंडे। हमारे तो हर दिन छुट्टी है और हर दिन काम है। मतलब हाँ, वो काफ़ी बार ये भी हो जाता है कि आप काम करते करते, कई बार होता है काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार अनसक्सेसफुल चीज़ हो गई मेरे लिए, या मेरे से फेल हो गया मैं। बट आफ्टर यू वर्क फॉर लॉन्ग टाइम ये होता है कि सक्सेसफुल या रिट्राई, वो लगता ही नहीं कि ये हुआ नहीं तो ये हो नहीं सकता। तो मतलब अगर 5-6 साल आप लगातार किसी चीज़ को देते हो, या तो रिट्राई है या वो सक्सेसफुल है। उसके अलावा दीज आर इन माई स्टार्टअप माई टीममेट्स, तो हमने कभी ये फेलियर वर्ड तो शायद हम यूज़ ही नहीं करते। हम बोलते हैं अब क्या ट्राई करें। तो दिस इज़ व्हाट आई डिफाइन माई पैशन एंड एवरीथिंग। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।